हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। आज आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लार्ज इंटेस्टाइन हेडिंग पड़ी हुई है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना हुआ है। एक्चुअली यार हुआ क्या कि कल मैंने आपको कराया था कि डक्टस सिस्टम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा रहे थे, उसमें ड्यूडेनम पढ़ाया, जेजुनम पढ़ाया, इलियम पढ़ाया। जेजुनम और इलियम रह गया था, ड्यूडेनम पढ़ा के हमने आपको डक्टस सिस्टम पढ़ाया था, है ना। पर यार हुआ क्या कि उसके बाद मैंने जब अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया तो उसमें माइक नहीं ऑन हुआ था। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, लास्ट में देखा तो उसमें कोई साउंड ही नहीं था। लाइफ है, हिंड्रेंस आती रहती हैं, क्या किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वापस से एक बार उसी लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए आज ये सामने लिखा हुआ ये पुराने लेक्चर में कवर हो चुका है, तो इसको मैं रफ करता हूँ और वापस से चालू करता हूँ, ठीक है। और हाँ, सबको हैप्पी हैप्पी महाशिवरात्रि, जय जय महादेव। कभी कभी यार लाइफ में सारी चीज़ें अपोजिट चल रही होती हैं। आप कितना भी चीज़ें को ठीक करना चाहो पर सब खराब होता चला जाता है। कोई नहीं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूडेनम तक कवर कर लिया था क्या? यहाँ तक सबको याद है? हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने उसके 3 पार्ट पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। उसके बाद ड्यूडेनम में मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम में डाइजेशन मैक्सिमम होता है, अपनी बॉडी में मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। फिर अब ये मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में क्यों हो रहा है ये समझाने के लिए मैंने आपको डक्टस सिस्टम बताया था। ओके, डक्टस सिस्टम में हमने पढ़ा कि अपना लिवर, पेनक्रियास, इन सब का जितना भी एक्सक्रीशन है, यानी ये लोग जो भी एंजाइम निकाल रहे हैं, ये सारा एक पास होके ड्यूडेनम में आ रहा है और तभी वहाँ पर डाइजेशन जो है मैक्सिमम हो रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में उसके पास भी एक अपनी ग्लैंड होती है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। उसका सेक्रीशन भी कहाँ आता है? ड्यूडेनम में आता है। इसीलिए डाइजेशन जो है हमारा मैक्सिमम कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना था जेजुनम, जेजुनम देन इलियम। इसके बाद यार हम लोग पढ़ेंगे ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, फिर आ जाएंगे इलियम, इलियम के बाद आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़ेंगे। फिर हमारा एक पार्ट फिनिश हो जाएगा डाइजेशन का। कौन सा फिनिश हो जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल वाला। देन हम लोग मूव करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स पे। एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ने के बाद एक पार्ट केवल बच जाएगा डाइजेशन का, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में इन सारे जूसेस का वर्क पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे फूड पे वर्क कर रहे हैं और उसको कैसे कैसे तोड़ रहे हैं। ओके, चलिए फिनिश करते हैं, देन देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है। वैसे तो आज ये वाला अपना पार्ट खत्म कर देंगे। जेजुनम पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें पढ़ना है कि जेजुनम जो होता है हमारा मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये तो आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये मिडिल पार्ट क्यों है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम बीच में आ रहा है ना, तो जेजुनम हमारा मिडिल पार्ट हुआ। तो ये लाइन लिख लेते हैं। इट इज मिडिल एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरा, सेकेंड लाइन,
इसको ऐसे लिख लो। यहां पर विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको बता रहा हूं ये क्या होते हैं। तो ड्यूडेनम में हम लोगों ने दो बातें लिखी, एक तो ये मिडिल पार्ट होता है, दूसरा ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जिजनम में विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। असल में जिजनम में विलाय और माइक्रोविलाय का मेन काम क्या है कि ये लोग डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। भाई हमें एक चीज़ पता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। उस डाइजेस्टेड फूड का केवल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया भी तो अच्छा खासा होना चाहिए। हमें ये पता है कि डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है, तो वहाँ का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इसमें विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक बार विलाय और माइक्रोविलाय का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक। अभी हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे कि ये सारी चीजें क्या फॉर्म हो रही, ठीक है। आप लोगों को डाइजेशन समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का कनेक्शन टूट रहा हो। इसीलिए हम आप लोगों को डेली एक एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग देखते रहें और चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके चलते रहें। बायो में जो मेन चीज़ है ना वो है कनेक्शन। आप कितना चीज़ों को लिंक करके पढ़ रहे हो। अगर आपने सोचा कि एक लेक्चर आज कर लिया फिर एक लेक्चर कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप ये भूल जाओगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँ तो पहले वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हम लोग कैसे कैसे आगे मूव कर रहे थे। फिर भी आप लोग अपनी तरफ से रिवीजन ज़रूर किया करिए। और दूसरा, नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाया करिए। मैं साइड हो जाता हूँ लिख के, तो साइड जब होता हूँ तो पॉज करके और उन नोट्स को एक बार अपनी हैंड राइटिंग में ज़रूर लिख लिया करिए। ये नोट्स विश्वास मानिए आपके नीट तक काम आएंगे, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी यही है आपको पढ़ाने की कि आप क्लास में तो अच्छा करें ही करें, साथ में बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब हम नीट को टारगेट करें, यानी कि जब हम एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, ठीक है। चलिए, अगर हम दोनों का कनेक्शन ऐसे ही आपस में बना रहेगा तो भगवान की कृपा से आगे चल के हम नीट के लिए भी एक डेडिकेटेड सीरीज चालू करेंगे, ठीक। बेटा, अगर आप लोगों को राइटिंग या फॉन्ट में दिक्कत हो कि सर छोटा बहुत लिखते हैं या ऐसा कुछ भी, तो आप लोग वीडियो पॉज करके जूम करके देख लिया करिए। असल में क्या है ना कि मेरे पास बोर्ड की स्पेस लिमिटेड है। अगर मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखूंगा तो फिर मुझे एक ही टॉपिक को दो अलग अलग बार में समझाना पड़ेगा, यानी एक बार लिख के फिर बिगाड़ूं फिर दूसरी जगह समझाऊं, तो उससे क्या होगा कि आप लोग उतना कोरिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं ताकि एक टॉपिक अगर चालू करूं तो उसको एक ही बार में खत्म कर दूं, ठीक है। तो जिजनम में हमने पढ़ा कि ये मिडिल पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और यहां पर विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। ये जो बड़े बड़े फोल्ड दिख रहे हैं ये आपकी विलाय हैं, और इन बड़े फोल्डों के ऊपर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके माइक्रोविलाय हैं।
समझ में आ रहा है? अब विलाय और माइक्रोविलाय का आपको हमने क्या काम बताया? दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फॉर, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने दो विलाय के स्ट्रक्चर बनाए, उसके ऊपर माइक्रोविलाय बनाए। अब ये जो अंदर रेड कलर का बना हुआ है, ये जानते हैं क्या है? ये लैक्टियल्स हैं। असल में विलाय का काम केवल सरफेस एरिया को बढ़ाना नहीं होता है, विलाय डाइजेस्टेड फूड से कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब ब्लड वेसल्स, लैक्टियल्स, कैपिलरीज होंगी तभी तो वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगी। भाई अपना फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही तो जाता है, तो इसलिए विलाय के अंदर इन वेन्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी वेन्स, या कह लो लैक्टियल्स। लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स होती हैं भाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कैपिलरीज। ठीक है, ये हमारे विलाय के अंदर होता है। अब एक आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सर्कल कर रखा है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे जेजुनम। जेजुनम में हमने ये पढ़ लिया कि ये मिडिल पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, और इसके अंदर विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। विलाय और माइक्रोविलाय का काम होता है कि ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब विलाय और माइक्रोविलाय यानी कि इन दो विलाय के बीच में जो आपको फोल्डिंग दिख रही है, इनर फोल्डिंग, ये जो गैप है इसको क्रिप्ट बोलते हैं, क्रिप्ट। और पूरे को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। असल में हमने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं, जिसको सकस एंटेरिकस बोलते हैं। बस यही वो जगह है, दो विलाय के बीच का ये जो गैप है इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। और इसी क्रिप्ट में हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिनका क्या काम होता है? इंटेस्टाइनल जूस को बनाना, जिसका नाम क्या होता है? सकस एंटेरिकस। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात? चलिए इसको भी लिख लेते हैं। मेरे मन में फिर डर है कि ऐसा ना हो जब मैं लेक्चर को पॉज करूं तो देखूं कि उसमें ऑडियो नहीं है। बड़ा अजीब सा हो जाता है एक ही चीज़ को दो दो बार समझाना, लेकिन चलिए कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन में क्या होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी लेक्चर को बीच से ज्वाइन ना करे, शुरुआत से देखेंगे तभी चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट हियर, जो क्या बनाती? इंटेस्टाइनल जूस। जिसको क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस। ये आपका जेजुनम एक पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
हम लोग पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, अब हमने ड्यूडेनम कवर कर लिया था, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, इसीलिए इसके थ्रू पूरा हमने डक्टस सिस्टम आपको बताया था। ओके, उसके बाद हम लोग आए थे जेजुनम में। जेजुनम में हमने पढ़ा कि ये मिडिल पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है और डाइजेशन चूंकि यहीं पर हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जेजुनम में प्रेजेंट होते हैं विलाय और माइक्रोविलाय। विलाय बड़ी फोल्डिंग होती है, इसी के ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइक्रोविलाय बोलते हैं। इन विलाय के अंदर वेन, लैक्टियल और कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं, और 2 विलाय के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन। 2 विलाय के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन। इस क्रिप्ट में इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती, जो कि बनाती इंटेस्टाइनल जूस। इस क्रिप्ट में इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती, जो कि फॉर्म करती इंटेस्टाइनल जूस, इसको बोलते हैं सकस इंटेरिकस। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, जेजुनम आ गया, अब पढ़ते हैं इलियम। ठीक है, एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा, मैं बिगाड़ने जा रहा हूं। ठीक, चलिए। अब पढ़ना है इलियम। ओके, इलियम में याद रखना है कि इलियम हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है और हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। इलियम इज द पोस्टीरियर एंड क्वाइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पार्ट ये पढ़ लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इलियम में प्रेजेंट होते हैं पियर्स पैचेस। जैसे हम लोगों ने जेजुनम में पढ़ा ना कि जेजुनम में विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इलियम में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको पियर्स पैचेस बोलते हैं। पियर्स पैचेस असल में एक लिम्फोइड टिश्यू है, जो कि क्या करता है कि अनवांटेड पैथोजन में, गट में प्रेजेंट अनवांटेड पैथोजन को किल करता है। ठीक है, वर्डिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग इलियम पढ़ रहे हैं। इलियम में हमने पढ़ा कि इलियम में पियर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ये पियर्स पैचेस क्या हैं? ये एक लिम्फोइड टिश्यू है, ये एक लिम्फोइड टिश्यू है। पैथोजन आप लोग समझते हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया आ जाए, मान लो आप कंटामिनेटेड फूड खा लो या कुछ भी ऐसा खा लो, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाए जो हार्म कर रहा हो अपनी गट को, है ना, तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम इन पियर्स पैचेस का होता है। ठीक, तो बस इतना ही याद रखना है कि ये पियर्स पैचेस इलियम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिम्फोइड टिश्यू है या लिम्फोइड टिश्यू का एक्सटेंशन है, जो कि हमारी गट को पैथोजन फ्री रखता है। ओके, चलिए। ये क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है। इलियम में केवल यही 2 लाइनें हमें याद करनी है। ठीक है, इलियम तक हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम के बाद हम लोग मूव करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे। नोट कर लीजिएगा ये 2 लाइनों को आप लोग। ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं।
जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा था, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट समझते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस। सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस। कई लोग एनस को लार्ज इंटेस्टाइन में इंक्लूड करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। वो समझते हैं कि एनस एक सेपरेट ऑर्गन है। एनसीईआरटी हमारी इंक्लूड करती है, तो हम लोग भी इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट हो गए, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस। सबसे पहला पार्ट सीकम, इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद लिख दूंगा, ठीक है। सीकम असल में एक ब्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लैंड सैक, ब्लैंड सैक का मतलब होता है कि जो ऊपर से ओपन हो और नीचे से क्लोज हो। सीकम हमारा एक ब्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि अपने स्टमक में बैक्टीरिया का क्या काम, ये वहां क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया तो हम करते हैं। ऐसा नहीं होता। सिम्बायोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप लोग आगे चल के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें न्यूट्रिशन पढ़ोगे बैक्टीरिया का, और वो न्यूट्रिशन होता है 2 तरीके का। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ रखा है वो लोग थोड़ा मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आगे हम लोग बैक्टीरिया का जब न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो वो 2 तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का ही एक टाइप है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है, आउटसाइड एंजाइम रिलीज करके बाहर पड़ी चीज को डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है या उसको डाइजेशन में मदद करता है। तो यहां से हमें यह क्लियर होता है कि जो सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। हमें मोटा मोटा क्या याद रखना है कि सीकम में प्रेजेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन, क्या ये लेंथ में लार्ज होती है स्मॉल से कि डायामीटर में? डायामीटर में, ठीक है। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर स्मॉल से ज्यादा होता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई? इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डायामीटर ज्यादा होता है। डायामीटर ज्यादा होता है इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पार्ट, पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस, ठीक है। ये पार्ट होते हैं। तो बोर्ड भी ना, तो मार्कर खत्म हो गया। सबसे पहले सीकम को डिस्कस करते हैं। सीकम को हमने आपको बताया कि एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर सीकम का देख लेते हैं।
ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम लोग सीकम बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या प्रेजेंट है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सीकम में क्या प्रेजेंट है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सीकम में ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन सा पार्ट लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अपेंडिक्स। अब यहां पर आप लोग सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड कहां किया था, इलियम पे। ड्यूडेनम पढ़ा, जिजनम पढ़ा, इलियम पढ़ा, ठीक है। इलियम के बाद जस्ट क्या स्टार्ट हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला कौन सा पार्ट था, सीकम। सीकम में हमने पढ़ा कि ये ब्लाइंड साइक्लिक के स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा स्टमक क्या चाहता है, हमारी गट क्या चाहती है कि फूड यूनिडायरेक्शनल फ्लो में फ्लो करे, यानी वो सीधा आगे बढ़ता जाए, पीछे को ना आए। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से होके फूड निकले तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़े। अब वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, इसलिए इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है। हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन से वापस बैक फ्लो होके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, इसीलिए इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है। इलियम लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। इस वॉल्व का काम होता है, दिस वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड। दिस वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड। ये वॉल्व हमारी फूड को पीछे वापस नहीं आने देती है, आगे पुश करती है। पुश नहीं करती है, ये समझिए कि जैसे ही फूड आगे गया ये वॉल्व बंद हो गई, अब क्या खाना पीछे आ सकता है, नहीं आ सकता। अब वो यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही मूव करेगा, ठीक। तो एक तो हमने ये बात पढ़ ली कि इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होती विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड। सीकम पढ़ा, सीकम ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे गट को मतलब हमारे डाइजेशन में मदद करता है। आप लोगों ने सुना है घर में बोलते हैं सब लोग कि दही खाया करो खाने के साथ। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि दही में भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कोई बताएगा? दही में हमारा लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस भी क्या करता है, हमारे गट को हेल्दी रखता है ना। अनवांटेड पैथोजन को मारता है वो भी, ठीक है। इसीलिए ये जो इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। दूसरा, सीकम से ही एक पार्ट लगा होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। सीकम से ही एक पार्ट लगा होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब समझते हैं आप लोग, जो वेस्ट है, जिसका कोई भी यूज नहीं है बॉडी में। अब इसका यूज क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो प्रेजेंट क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। पहले क्या था कि पहले जब अपनी लाइफ इवॉल्व हुई थी तो जैसे आज आप लोग हर्बीवोर एनिमल को देखते हैं जो सिर्फ घास फूस खा के रहते हैं, वैसे ही हम लोग भी थे, केवल घास फूस पे ही जिंदा रहते थे। अब घास क्या है, ये है प्रॉपर सेलुलोस। सेलुलोस का डाइजेशन अपनी बॉडी में अपेंडिक्स करता था। सेलुलोस का डाइजेशन अपनी बॉडी में अपेंडिक्स करता था। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, हम लोग एडवांस हुए और हम लोग आज वेजिटेबल्स और पका खाना खाने लगे। तो अब सेलुलोस डायरेक्ट आ नहीं रहा है तो उसका डाइजेशन भी नहीं करना है, तो धीरे धीरे अपेंडिक्स का काम खत्म होता गया और आज ये अपनी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। हालांकि वो जो हार्बीवोर एनिमल हैं आज भी गाय भैंस घास खा के ही रहती हैं, उनमें आज भी अपेंडिक्स वर्क कर रहा है प्रॉपर, लेकिन अपने में वेस्टिजियल हो चुका है। क्या कोई बता सकता है कि अपनी बॉडी में अपेंडिक्स के अलावा क्या कोई और भी वेस्टिजियल ऑर्गन है? सोचो सोचो, किसी ने कहीं पढ़ा है? चलिए मैं बताता हूं। अपनी लाइफ जो है पानी में इवॉल्व हुई थी, है ना। आज भी कई सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जो आप लोग सामने देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, फिश। फिश को कभी आप लोगों ने एक्वेरियम में देखा है? वो आराम से स्विम करती रहती है और उसकी आंखें खुली रहती हैं। क्या हम लोग पानी के अंदर आंखें खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं, गॉगल्स लगाने पड़ेंगे स्विमिंग वाले। लेकिन फिश ऐसा कैसे कर लेती है? क्योंकि फिश की आईबॉल के ऊपर एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग क्या की होती है? वो कवरिंग एक मेम्ब्रेन
पतली सी स्किन की कवरिंग होती है जो कभी हम लोगों में भी प्रेजेंट थी। धीरे धीरे हम लोग एडवांस हुए, लैंड में रहने लगे, तो अब उस कवरिंग का अपनी आंखों में काम नहीं था, तो वो कवरिंग सिमट के एक पास आ गई। किसी ने अपने आंखों में कोने में पिंक स्पॉट देखा है? उसको निक्टेटिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। यही मेम्ब्रेन पहले अपनी आंख में पूरे में ढकी हुई थी, तो हम लोग भी पानी के अंदर आंख खोल के रह सकते थे। लेकिन फिर जब हम लोग लैंड पे आ गए तो अब ये मेम्ब्रेन वेस्टिजियल हो गई, तो ये सिमट के एक कोने आ गई, उसी को निक्टेटिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम लोगों ने दो वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े, कौन कौन से? अपेंडिक्स और निक्टेटिन मेम्ब्रेन। अपेंडिक्स का वर्क पता लग गया, ये सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता था। अब हम लोग सेलुलोज इनटेक नहीं करते हैं तो इसका वर्क खत्म हो गया, तो अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सीकम बता दिया, सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही आगे कोलॉन में बदलता है, मतलब सीकम के बाद कोलॉन स्टार्ट होता है। ठीक है, एक चीज पढ़ ली, अब आगे कोलॉन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा एक बार, आप लोग बिगाड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कोलॉन। कोलॉन जो होता है हमारा मिडिल और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। मिडिल एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है कि कोलॉन के भी फर्दर पार्ट होते हैं, कोलॉन भी आगे पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कोलॉन आगे कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, मान लीजिए ये तो हमने बनाया था सीकम। ठीक है, सीकम के बाद उसमें बनाई थी अपेंडिक्स। ठीक, यहां से चालू हो जाता है अपना कोलॉन। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके होस्ट्रा। अभी सारे पार्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या था अपना सीकम। ये कोलॉन के हमने आपको बताया कि 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, देन रेक्टम, देन एनस। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग कोलॉन।
ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स। ये हो गया अपना सिग्मोइड। देन आ गया अपना रेक्टम, ये आ गया एनस। ये क्या होते हैं, होस्ट्रा।